2025 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए एक डिफाइनिंग ईयर रहा। ये सिर्फ जजमेंट का साल नहीं था बल्कि एक पावर ऑडिट था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये सवाल पूछा कि हु रियली प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी व्हेन इंस्टीट्यूशंस स्टॉप फंक्शनिंग। अब इस साल हमने क्लियर दिखा है कि कैसे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच टेंशन सरफेस पर आए। कहीं गवर्नर्स बिल पर सालों तक चुप बैठे रहे, कहीं स्पीकर्स ने एंटी डिफेक्शन पिटिशंस को पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से फ्रीज कर दिया, कहीं सेंटर ने ट्रिब्यूनल्स के जरिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस को डाइल्यूट करने की कोशिश की, और कहीं इलेक्शंस के प्रोसेसेस शायद लॉ के दायरे में नहीं हो रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने हर जगह एक ही अंडरलाइंग प्रिंसिपल रिपीट की, डिले, साइलेंस एंड डिस्क्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफीट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि साल 2025 में कौन कौन से मैटर्स में जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टली चैलेंज किया, कहां डांट लगाई और डेमोक्रेसी को कैसे कोर्स करेक्ट किया है। सबसे पहला केस सबसे इंटरेस्टिंग है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, एसेंट टू बिल्स केस। अब ये केस 2025 का सबसे पावरफुल जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव मोमेंट बन गया। तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने आई और कहा कि गवर्नर ने स्टेट लेजिस्लेचर से पास हुए मल्टीपल बिल्स को मंथ्स और ईयर्स तक पेंडिंग रखा, ना एसेंट, ना रिटर्न, ना एक्सप्लेनेशन। इस प्रोलॉन्ग्ड इनएक्शन की वजह से पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस पैरालाइज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्ट्रेट बात की। कोर्ट ने होल्ड किया कि द गवर्नर कैन नॉट एक्सरसाइज एन एब्सोल्यूट वीटो और अ पॉकेट वीटो अंडर आर्टिकल 200। अब गवर्नर का काम बिल्स पर बैठ जाना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नर असेंट विथहोल्ड करता है तो द बिल मस्ट बी रिटर्न टू द लेजिस्लेचर, और अगर लेजिस्लेचर दोबारा पास कर दे तो गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू ग्रांट असेट एक्सेप्ट वेरी नैरोली डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशंस। अब जजमेंट का एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन भी था कि इनडेफिनिट डिले इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्ट्राइक्स एट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। कोर्ट ने यह भी एम्फसाइज किया कि गवर्नर एज अ जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब गवर्नर कोई पैरेलल पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के काम को साइलेंटली ब्लॉक कर दे। अब कोर्ट ने इस केस में प्रेसिडेंट और गवर्नर्स पर एक टाइमलाइन सेट कर दी थी कि क्या ये जुडिशियल ओवररीच है, लेकिन कोर्ट का मैसेज लाउड एंड क्लियर था कि कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस कैन नॉट बी अलाउड टू डिफीट डेमोक्रेसी। हाउएवर हमने बाद में देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने टाइमलाइंस और कुछ और चेंजेस इस जजमेंट में किए थे, बट सपोज समझ आया था कि जुडिशरी ऐसे ही शांत नहीं रहने वाली। नेक्स्ट था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मद्रास बार एसोसिएशन ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट केस। अब इस केस में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच क्लैश और भी शार्प हो गया। सेंटर ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के थ्रू ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट्स, टेन्योर और सर्विस कंडीशंस को रीडिजाइन किया था। मद्रास बार एसोसिएशन ने इसी को चैलेंज किया, कहा कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के अप्रोच पर काफी स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर भी दिखाया था। कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट ने पहले स्ट्राइक डाउन हो चुके प्रोविजंस को री इंट्रोड्यूस्ड विद कॉस्मेटिक चेंजेस, जो एक तरह से लेजिस्लेटिव ओवरराइड ऑफ जुडिशियल डिसीजंस है। जजमेंट का एक इंपॉर्टेंट लाइन था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी डाइल्यूटेड थ्रू इनडायरेक्ट लेजिस्लेटिव मीन्स। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट के की प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और डायरेक्ट किया कि अर्लियर रूलिंग्स इन MBA 4 एंड MBA 5 शैल कंटिन्यू टू गवर्न ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट्स एंड टेन्योर। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्शन भी दिया था कि अ नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड विद इन 3 मंथ। कोर्ट का कहना था कि पीस मिल रिफॉर्म से सिस्टम नहीं सुधरेगा। यहाँ जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव को सीधा वार्निंग दी थी कि बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स इग्नोर करना एक्सेप्टेबल गवर्नेंस नहीं है। नेक्स्ट केस है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स पर फोकस किया और क्लियर कहा कि वोटिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज पब्लिश हो विद प्रॉपर रीजंस। साथ ही क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस अलाउ होंगे यूजिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार, एपिक एंड राशन कार्ड। कोर्ट ने इंश्योर किया कि ये लिस्ट ऑनलाइन और लोकल ऑफिसेज दोनों जगह इजीली एक्सेसिबल हो। एम्फेसिस ये था कि इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड एक्सेसिबल, ताकि सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट टू वोट प्रोटेक्ट रहे बिना पॉलिटिकल आउटकम्स को इन्फ्लुएंस के। नेक्स्ट केस है पदी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंटी डिफेक्शन लॉ केस। अब इस केस में गवर्नर की जगह स्पीकर सेंटर स्टेज पर आ गए। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के बाद BRS के कई MLAs कांग्रेस में चले गए थे। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन फाइल हुई, लेकिन स्पीकर ने महीनों तक कोई डिसीजन नहीं लिया। ये साइलेंस पॉलिटिकल स्टेटस को मेंटेन करने का टूल बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी इनएक्शन पर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए। कोर्ट ने कहा कि प्रोलॉन्ग्ड इनएक्शन बाय द स्पीकर डिफीट्स द वेरी पर्पस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर स्पीकर टाइमली डिसीजन ही नहीं लेगा तो डिफेक्शन रिवॉर्ड बन जाएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये थी कि स्पीकर कोई अनटचेबल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया द स्पीकर डज नॉट एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल्स 122 और 212 व्हेन एक्टिंग एज एन एजुकेटरी अथॉरिटी अंडर द 10th शेड्यूल। मतलब स्पीकर के एक्शंस या इनएक्शंस जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं। अब हाई कोर्ट के अर्लियर ऑर्डर को रिवर्स करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया कि ऑल पेंडिंग डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस मस्ट बी डिसाइडेड विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 months। इसके साथ कोर्ट ने पार्लियामेंट को भी बोला कि एंटी डिफेक्शन लॉ और स्पीकर के रोल पर रिकंसिडरेशन की सख्त जरूरत है, क्योंकि डिले रेंडर्स द लॉ मीनिंगलेस। अब यहाँ जुडिशरी का टोन बिल्कुल क्लियर था, पॉलिटिकल कन्वीनियंस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकती। नेक्स्ट केस है सुनील कुमार सिंह वर्सेस बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC एक्सपर्शन की। अब इस केस में लेजिस्लेचर और जुडिशरी का डायरेक्ट कॉलिजन हुआ। सुनील कुमार सिंह को बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से एक्सपेल कर दिया गया फॉर अनरूली कंडक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कंडक्ट इम्प्रॉपर था, लेकिन पनिशमेंट पर सवाल उठाया। कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई करते हुए कहा कि एक्सपल्शन इज अ डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट एंड इम्पैक्ट्स नॉट ओनली द मेंबर बट आल्सो द इलेक्टोरेट। आर्टिकल 212 के बावजूद कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जुडिशियल रिव्यू इज परमिसिबल व्हेन लेजिस्लेटिव एक्शन अफेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब रिजल्ट में कोर्ट ने एक्सपल्शन क्वॉश कर दिया, एब्सेंस को सस्पेंशन ट्रीट किया और बाय इलेक्शन नोटिफिकेशन सेट असाइड कर दिया। मैसेज क्लियर था कि डिसिप्लिन के नाम पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट केस है पेरियामल वर्सेस वी राजामानी एग्जीक्यूशन डिले केस। अब ये केस दिखाता है कि जुडिशरी सिर्फ एग्जीक्यूटिव को नहीं, अपने सिस्टम को भी अकाउंटेबल बना रहा है। 1986 का डिक्री था, लेकिन एग्जीक्यूशन डिकेड्स तक पेंडिंग रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सीरियस कंसर्न एक्सप्रेस किया। कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी यूज्ड टू रीओपन सेटल्ड इश्यूज। थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शंस के मिसयूज को कोर्ट ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। डायरेक्शंस क्लियर थे, वेकेंट पोजीशन मस्ट बी हैंडेड ओवर विद इन 2 months विद पुलिस असिस्टेंस इफ रिक्वायर्ड। सबसे इंपैक्टफुल ऑर्डर ये था कि ऑल हाई कोर्ट्स शैल एंश्योर दैट पेंडिंग एग्जीक्यूशन पिटिशंस आर डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months। अब यहाँ जुडिशरी ने एक्सेप्ट किया कि जस्टिस सिर्फ जजमेंट देने से कंप्लीट नहीं होता, उसका एनफोर्समेंट भी उतना ही जरूरी है। अब इन सारे केसेस को साथ में देखें तो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न सामने आता है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये असर्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स डिले, डिस्क्रेशन और प्रोसीजरल एम्बिग्विटी का मिसयूज नहीं कर सकते। गवर्नर हो, स्पीकर हो, सेंटर हो या लेजिस्लेचर, सबको डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के फ्रेमवर्क के अंदर रहना पड़ेगा। जुडिशरी ने सिर्फ लॉज इंटरप्रेट नहीं किए, बल्कि उन इंस्टीट्यूशंस को भी याद दिलाया कि पावर एग्जिस्ट टू सर्व डेमोक्रेसी, नॉट टू स्टॉल इट। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।